A very good afternoon to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are moving on our next segment, that is recent development and emerging concepts of business studies. तो हमारे बिजनेस में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रह गए थे, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर्स है इसके अंदर। इसके बाद लास्ट एक इंडियन एथोस रह जाएगा, उसके बाद हम इसको करेंगे, हमारे बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम रीडिज़ाइनिंग करते हैं, कम्प्लीटली उसको फॉर्म करते हैं न्यू तरीके से, हम किसी भी बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम बहुत ज़्यादा री इंजीनियरिंग करते हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तो उसको हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं, जो मैनेजर्स के द्वारा करा जाता है। एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ लाइक BPR कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सबसे पहला है फोकस ऑन आउटपुट। इसका जो फोकस है वो मेनली आउटपुट पर होता है कि हाँ, हमारा जो अगर हम BPR को फॉलो करते हैं तो हमारी आउटपुट पे इफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्म प्रोसेस। तो ये जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का प्रोसेस होता है ये, तो जो एंड यूज़र्स है जिसे हम एम्प्लॉयर्स कहते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेडेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रोसेस क्या है BPR फॉलो करने का, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि सारे मैप करंट स्टेट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले माइंड मैपिंग कर लेते हैं, सारे का सारा डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम हर एक सोर्सेज से, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हो, सॉफ्टवेयर टूल्स हो, हर जगह से हम पूरा पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, माइंड मैपिंग कर। उसके बाद हम उसके अंदर से जो करंट स्टेट है जिसमें हमें चेंजिंग करनी चाहिए, सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करते हैं पूरे मैपिंग करने के बाद। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेवलपमेंट करने के लिए, तो फिर हम थर्ड स्टेप में उसे सेलेक्ट करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम एक क्रिएटिव या फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते हैं, जैसे हम प्लानिंग करते हैं किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद लास्ट में हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जितने भी चेंजेस हमें करने होते हैं उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। तो ये कुछ प्रोसेस है जो हम BPR के करते समय फॉलो करते हैं। तो एज वी नो कि किसी भी कंपनी में कोई चेंजिंग करना या री इंजीनियरिंग करना कोई भी ईजी काम नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टेंशन का, बर्डन का भी काम हो सकता है कई बार। तो BPR जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है BPM का। BPM मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो स्टेप जो है वो इनिशिएट करते हैं। तो हमें हर एक चीज़ को ध्यान में, माइंड में, प्रोसेस को फॉलो करके करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं बेनिफिट्स क्या है BPR के। तो ये डायरेक्शन देती है एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को काम करने के लिए। BPR कुछ चेंजिंग है तो डायरेक्शन अच्छी होती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन भी हर एक एम्प्लॉयज़ को बोर हो जाते हैं कि काम करते करते कुछ चेंजिंग होती है तो सबको मोटिवेशन वहाँ पे अच्छी मिलती है काम करने के लिए। अब ड्रॉबैक्स पे आते हैं BPR के। तो अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं तो हमारे पास कोई गारंटी सक्सेस नहीं है कि हम उसमें सक्सेस होंगे, तो गारंटी नहीं होते सक्सेस की। कॉस्टली होता है। आप ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चेंज करने जाते हो तो कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है कि वहाँ पे टाइम भी लगता है और कॉस्टली, महंगा भी होता है आज के टाइम में। तो कोई भी छोटा से छोटा अगर आप अपनी कंपनी में चेंज करते हैं तो वो कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जो काम चल रहा होता था तो वो टाइम लेता है, ऑब्वियसली चेंजिंग होती है हमारी कंपनी में। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास BPR था। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसको करना एक बार खुद से, उसके बाद इसके आंसर्स आप देखना एंड। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टॉपिक पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो कि आज के टाइम में कितना ज़्यादा कंपटीशन है बिजनेस के एनवायरनमेंट में। आज अगर हम देखें तो पीटर सेगने ने, राइटर हैं, उन्होंने कहा था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से ही लर्न करना चाहिए, हमें चीज़ें सीखनी चाहिए। तो फीचर्स क्या हैं, हम लर्निंग मतलब हमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी चीज़ों को सीखना चाहिए, तो हमारी जो हम बिज़नेस के एनवायरनमेंट को जान सकते हैं। तो क्या फीचर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करने के। सबसे पहले सिस्टम थिंकिंग। हमारी थिंकिंग होनी चाहिए वो हमारे डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सीखते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी डेवलपमेंट की थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास असम्पशंस। और तो हमें कुछ असम्पशंस भी लेकर चलनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके। हमें डायरेक्टली कुछ चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। हमें कुछ असम्पशन और जर्नलाइजेशन को देख कर भी कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, असम्पशन से है, तो हमें सोच कर चलना चाहिए। हमारे पास विज़न होना चाहिए, देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए कि हाँ हम किस तरीके से अपने बिजनेस को देख सकते हैं, तो हम आसपास के हमारे एनवायरनमेंट को क्लियर कर सकते हैं वहाँ से। शेयर्ड लर्निंग, हमें जो भी हम सीख रहे हैं उसको हमें शेयर करना चाहिए विद द पीपल कि उन्हें भी इस चीज़ का एडवांटेज मिल सके और हमारी कंपनी जो है वो आगे बढ़ सके विद इन द कंपनी।
नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करने के, 5 C's बोले जाते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट चाहते हैं तो और कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, फेस टू फेस। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे टेक्नोलॉजी को लेकर, हर चीज़ को लेकर, तो क्रिएटिविटी हमारी अच्छी होगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं कोलैबोरेशन होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करे, इससे भी हमारी कंपनी जो है वो फेमस होगी। और हमें नॉलेज को कैप्चर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए हर एक प्रेजेंटेशन में, जिससे कि हमारी कंपनी जो है वो लोगों के नज़रों में रहे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको आप लोग कर लेना एक बार, फिर हम एंड में इसके आंसर्स देखते हैं। फिर हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज 6 सिग्मा। तो इसमें हम मेनली जो है वो क्वालिटी की बात करते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी क्वालिटी कॉन्शियस होनी चाहिए। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अपनी कंपनी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो उसका जो रिजल्ट है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, इफेक्टिव आना चाहिए और एफिशिएंसी के साथ हम उस चीज़ को बना सकें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम अपनी कंपनी में और अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट है आते हैं हम डिफाइंड। इसमें क्लियरिटी अच्छी होती है कि हाँ हम हर एक चीज़ में क्लियर हो पाते हैं, कोई भी आइसोलेशन नहीं होता है कि इस चीज़ में डिफाइंड नहीं है, तो हर एक चीज़ डिफाइनफुल होती है। नेक्स्ट अटेनेबल। इसके अंदर हम अटेंडफुल हो पाते हैं, जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को जो है वो अवॉइड करते हैं और यहाँ पर हम फेलियर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम देखते हैं, इस वजह से हम इसको अटेंडफुल कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बेनिफिट्स क्या है 6 सिग्मा के? तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं। सबसे पहले है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। अगर आप अच्छा सामान बनाओगे, उनकी प्रायोरिटाइज करोगे, कस्टमर को प्रायोरिटाइज करोगे तो वो सेटिस्फेक्शन होती है। लॉयल कस्टमर्स होते हैं। इस केस में अगर आप उनको सेटिस्फाइड कर दोगे तो कस्टमर जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनकी लॉयल्टी जो है वो बढ़ जाती है टुवर्ड्स द ब्रांड, क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं एनहेंस्ड बॉटम लाइन। आप कस्टमर्स को सेटिस्फाइड और हैप्पी करते हो तो वो आपको पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव रेफरेंस आपको प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर्स आपकी डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स की ही नहीं, एम्प्लॉयज़ की भी सेटिस्फेक्शन अच्छी देते हैं। 6 यहाँ पे हेल्दी टीम वर्क होता है। यहाँ पे सब लोग मिलकर काम करते हैं और हेल्दी तरीके से, हैप्पी तरीके से यहाँ पर हेल्दी टीम वर्क करा जाता है। तो प्रिंसिपल्स क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं 6 सिग्मा के। सबसे पहला है कि हम सबसे पहले तो कस्टमर की नीड पर ध्यान देते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। हम फालतू की चीज़ों को अवॉइड करके सबसे पहले कस्टमर की नीड्स पर, उनके सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देते हैं। सेकेंड हम आते हैं यूटिलाइज करते हैं डेटा इन आइडेंटिफाई प्रोसेस वेरिएशन, कि पूरी हम एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ में नीड की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम पहले इंसान की नीड को पूरी कर सकते हैं कस्टमर्स की, उसके बाद हम कोई थर्ड चीज़ जो है वो इनवाइट करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल होता है कि ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जितने भी हम वेरिएशंस हैं, जितने बदलाव हैं, उसको हम कॉन्टिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं कि हाँ इससे हमारी जो कंपनी है उसमें वेरिएशंस जो है वो हेल्दी वेरिएशंस हों। नेक्स्ट हम आते हैं पर नेक्स्ट प्रोसेस में हम हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे इंगेज करते हैं, अदर वो मैनेजर हो, वो बॉस हो कंपनी का, या फिर एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, हम हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर हम वेरिएट करते हैं, इंगेज करते हैं अपनी कंपनी को सक्सेस करने के लिए। 5th पे आते हैं बी अडेप्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। चेंजेस को भी अडेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं और कॉम्प्रिहेंशंस को भी अचीव करने के लिए हम रेडी होते हैं कि हर एक चेंज को भी हम अडेप्ट कर पाएँ इजीली। नेक्स्ट कुछ डायनेमिक लाइफ साइकिल है मॉडल ऑफ 6 सिग्मा के, कुछ 5 टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें कि सबसे पहले डी है, उसका मतलब होता है डिफाइन करना। डिफाइन करना मतलब कि प्रॉब्लम्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, कस्टमर की डिमांड्स को डिफाइन करना पूरी तरीके से। तो सबसे पहले डी से मतलब होता है हर एक चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एम से मतलब होता है मॉनिटर परफॉर्मेंस, कि हम किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टिंग वहाँ पर हो रही है अच्छी तरीके से, तो हमें वो चीज़ मेजर करनी चाहिए। ए से आता है एनालाइज करना। हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसे एनालाइज करते रहना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है आई से होता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि जितनी भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी कंपनी में उसे हमें टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ें। नेक्स्ट आता है सी से मतलब होता है कंट्रोल करना। एट द एंड आप क्या करोगे, हर एक चीज़ को कंट्रोल करोगे कि आपकी इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से आपकी कंपनी में काम हो रहा हो। नेक्स्ट हम आते हैं रोल क्या है 6 सिग्मा का बिजनेस के अंदर। हम इतना सब कुछ पढ़ते हुए ही आए हैं कि रोल क्या है, उसकी एडवांटेज। तो इसका जो है वो डिफेक्ट करना, रिडक्शन, यानी कि हर एक काम जो है वो एफिशिएंट तरीके से, कुछ भी वेस्ट ना हो। कॉस्ट सेविंग भी होता है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही जो है वो लोगों की सेटिस्फेक्शन मानी जाती है इस केस में। तो ऐसा ही
ये पूरा का पूरा 6 सिग्मा का प्रिंसिपल थ्योरी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि हम कभी भी सप्लाई करते हैं फ्रॉम द शॉप टू कस्टमर्स, तो वो एक चेन बन जाती है। सबसे पहले वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, उसको हम ट्रांसपोर्ट वगैरह से हम सप्लायर के पास लेकर आते हैं, उसके बाद हम उसे फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, वहाँ पर वो उसके अंदर काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, काम वगैरह वहाँ पे पूरा प्रोसेस बनता है, उसके बाद हम उसको रिटेल करवाते हैं, उसके बाद उसे कस्टमर के पास आता है वो। तो ये कुछ सप्लाई चेन है जो मैनेजमेंट में काम करती है। फीचर्स क्या क्या, सबसे पहले तो टीम वर्क होता है, एज वी नो कि हाँ इतने सारा प्रोसेस हो रहा है तो ये टीम ही करवा पाएगी, टीम मैनेजमेंट होता है, टीम वर्क होता है। इन्वेंट्री है, यहाँ पे काम जो है वो किसके बेस पे होगा, इन्वेंट्री है, कुछ ना कुछ स्टॉक होगा तभी काम होगा, बिना सामान के तो कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ से लोग जो है वो डिसाइड कर पाएँ कि हर एक चीज़ को किस तरीके से कितने टाइम के अंदर कहाँ तक पहुँचाना है, तो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मतलब इतने सारे प्रोसेस में ये काम हो रहा है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट नहीं है हम, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है हमारे पास, हम अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो ये चेन है वो कहीं ना कहीं बीच में टूट जाएगी आते आते। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल्स क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। सबसे पहले आता है इफेक्टिवनेस, कि हम हर एक काम को इफेक्टिव यानी क्वालिटी कॉन्शियस की तरफ से करें, कोई भी काम इस तरीके से ना हो। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो बीच में ही कहीं ना कहीं चेन टूट जाएगी, अगर हम हर एक प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी होती है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है कंपनी में, मार्केट में, तो हमें अडेप्ट करने की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को अडेप्ट कर सकें। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिविटी होती है, अगर हम बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्रिएटिव फुल होना चाहिए, जो लोगों के मार्केट, क्योंकि मार्केट आज कंपटीशन से भरा हुआ है, कुछ क्रिएटिव करें या फिर इनोवेट करें कि लोगों को हमारा काम जो है वो पसंद आए तो वो हमसे सामान लें। फंक्शंस क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले होता है कस्टमर ओरिएंटेड होता है कि हम कस्टमर के लिए ही सब कुछ यहाँ पर करते हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, अब इतना प्रोसेस होता है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तभी वो सेकंड के पास जाता है, फिर थर्ड के पास, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम आता है स्टॉक का मैनेजमेंट, हमें करते रहना चाहिए कि स्टॉक किस तरीके से हम मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा काम किस पे, स्टॉक पे बना हुआ है, लोकेशन हर एक चीज़ यहाँ पे स्टॉक जो है वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग होता है, जब हम कोई भी सामान जो है वो किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करके, कोई स्पेस होता है जहाँ पर हम अपने सामान को वेयर हाउस करते हैं, रखते हैं कुछ टाइम के लिए, वो ख़राब ना हो, तो हमें यहाँ पे सामान रखने का भी वेयर हाउसिंग चाहिए, जो कि हम इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमें ले आने के लिए, ले जाने के लिए, तो वेयर हाउसिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है परचेज हमें ऑब्वियसली अगर हम किसी भी चीज़ को परचेज, रॉ मटेरियल हर चीज़ हमें वहाँ पे परचेज करनी पड़ती है फॉर आवर फर्दर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला है हमें प्लानिंग, हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को करने से सबसे पहला तो काम यही प्लानिंग है हमारे हर एक चीज़ को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सोर्सिंग करते हैं, रिलेशंस बनाना लोगों के साथ कि हम किस तरीके से हम रिलेशन फुल पा रहे सप्लायर्स के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिलेशंस को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, हर एक मैनेजमेंट में इन्वेंट्री हर एक चीज़ को हम चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग करना, तो हम उसकी क्वालिटी को देखते हुए, उसकी क्वांटिटी को देखते हुए हम उसे मेकिंग करते हैं हर एक प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हम आते हैं डिलीवर करते हैं, सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस में हम प्रोसेस है हमारा, तो पहले हम उसको रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, फिर हम उसकी डिलीवरी करने जाते हैं, फिर रिटर्निंग। इस तरीके से चेन चलती है, पूरे की पूरी कंपोनेंट्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो कुछ इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं जिससे कि हमारी चेन टूटे नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये पूरे क्वेश्चंस आप इसे कर लेना, फिर ये समरी है पूरे चैप्टर को करने के बाद आप इसे पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ ग्लॉसरीज हैं जो मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया, उसी के कुछ डेफिनेशंस है जो हमने ऊपर क्वेश्चंस किए थे, जो उनके आंसर्स हैं कुछ, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ज़रूर कर लेना पूरा चैप्टर करने के बाद, ठीक है। पूरे आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चंस में ही गाइड हैं, तो कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में, हम उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या वो मैनेजमेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट चैप्टर वैसे है हमारी पूरी बिजनेस का, बट इसके बाद एक चैप्टर है वो इंडियन एथॉस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम उसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद बिजनेस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो जैसा हमें पता है कि वर्क प्लेसेस यानी कि जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आप कह सकते हैं कि बहुत
बहुत सारे तरीके से लोग जो डाइवर्स है ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड सिटी, जेंडर के बेसिस पे, एज के, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे लोग एक साथ डाइवर्सिटी पे काम करते हैं। तो वर्क प्लेस पे हमेशा आपने देखा है डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि काम करते हैं बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कलर के बेसिस पे डिफरेंट होता है, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। आपने वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी देखी है और हम इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में देखें तो हर जगह पर आपने देखा है कि एक जैसे लोग नहीं होते, अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं। इस केस में कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, नेगेटिव कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज डिससेटिस्फाइड वर्कर्स, कि कई बार क्या होता है वर्कर्स जो होते हैं वो अपने ही एरिया में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मैं इन लोगों के साथ, कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ही काम करूँगा। तो वो डिससेटिस्फैक्शन होता है वर्कर्स में कि वो लोगों के साथ, डाइवर्सिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड पर्सपेक्टिव। यहाँ पर अगर हम कुछ लिमिटेड लोगों को ही रखेंगे, कुछ एक ही रिलीजन के लोगों को, तो वहाँ पे लिमिटेड परसेप्शंस होंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन लोगों के पास कम होता है। वो कहते हैं कि 4 लोग अगर एक ही कास्ट के हैं और अगर वो 5th जो पर्सन है वो एक अलग कास्ट का है, तो यहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से नेगेटिव कंसिक्वेंस होते हैं अगर हम डाइवर्सिटी में काम करते हैं तो। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेज क्या है इसके। एडवांटेज तो आप कह सकते हैं कि जैसे अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं तो हर एक की एबिलिटी जो है वो अलग है, थिंकिंग ऑफ परसेप्शन अलग है। तो वहाँ पे हमें लेटेस्ट थिंकिंग मिलेगी, लेटेस्ट परसेप्शन सेट होंगे। जो उनके साथ को-वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं लार्ज पूल ऑफ टैलेंट। हर एक इंसान के पास अलग अलग अपना टैलेंट होता है। तो अगर हम डाइवर्सिटी में लोग अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रेस पे काम करवाते हैं तो वहाँ पे हमें हर एक नए तरीके का टैलेंट लोगों का देखने को मिलता है। हर एक इंसान का न्यू टैलेंट, एंथेटिक्स, लैक ऑफ ब्लड हमें मिलता है। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वो डाइवर्सिटी देखते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं। तो उनके अंदर जो मोटिवेशन होती है अच्छी होती है कि हाँ भाई वो भी काम कर रहा है, वो देखो कितने अच्छे। तो वो होता है ना कि अलग अलग लोगों को देखते हैं। बाहर हम कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा अपर हो जाती है। हायर प्रॉफिट्स, अगर ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड है तो आपके जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली हाई जाने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा एक कहते हैं आप बैरियर कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज चूज करा है दैट इज इंग्लिश की, जिससे हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकते हैं। अच्छा हम आते हैं कि हम वर्क एनवायरनमेंट को एनहेंस करते हैं, कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, एनहेंस करते हैं कि हम वर्किंग एनवायरनमेंट बना सकें अपनी कंपनी में। नेक्स्ट है कि इनोवेटिव होती है और क्रिएटिविटी यहाँ पर होती है। जैसे मैंने आपको बताया एज पर द कॉम्पिटिशन जो है उसके लिए हमें इनोवेशन करना रहना चाहिए और क्रिएटिव हमें होना चाहिए फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। हम आते हैं कि फोकस नहीं कर पाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर। यहाँ पर क्या होता है कि अब डाइवर्सिटी होती है तो हम लोग इंटरनली डिफरेंसेस को ही, डाइवर्सिटीज को ही देखने में हम अपना फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर नहीं पहुँचा पाते हैं। नेक्स्ट है कि टाइम की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कल्चर अवेयरनेस कराने में, सेंसिटिविटी लोगों की जानने में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी होती है तो हमारा जो टाइम है, हमारा सारा एफर्ट्स है वो उसमें चला जाता है। तो इससे हमारे टाइम की जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। मैंने जैसे आपको बताया कि लैंग्वेज बैरियर्स यहाँ पे होते हैं तो हमें कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश ज़रूरी आती है, सामने वाले को इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ज़्यादा होता है अगर आप डाइवर्सिटी पे काम करते हैं वर्क प्लेसेस पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि जो लोग ज़्यादा न्यूमैरिटी में रहते हैं तो वो लोग दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा एनफोर्स करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी तो हमने कर लिया। अब इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन एक वो टर्म होती है जहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, जितने भी हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, विदाउट सीइंग देयर बैकग्राउंड्स, कि उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं, वो किस कल्चर से हैं, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, या कुछ भी हम उनको देखे बिना उनको सपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनी में उनसे काम करवाते हैं, उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो वर्क प्लेस पे क्या इंक्लूजन्स होते हैं वर्कफोर्स के। तो सबसे पहले रिसोर्सेज की, हर एक एम्प्लॉयज़ के पास रिसोर्सेज पर्याप्त होना चाहिए जो समान है, जिससे हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डिस्कशन प्रॉपर डिस्कस होना चाहिए हर एक चीज़, बाय नॉट सीइंग देयर कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग। लर्निंग एनवायरनमेंट, मैंने जैसा आपको बताया था चैप्टर 10 में कि यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखनी चाहिए। कोलैबोरेशंस होते रहने चाहिए दूसरी कंपनीज़ के साथ। ये कुछ इंक्लूजन्स हैं जो हमें वर्क प्लेसेस पे फॉलो करने चाहिए, जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं
हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस। इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन या किसी भी एम्प्लॉय को अपनी लाइफ में दो लाइफ्स होती है, एज वी नो कि एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। तो हमें किस तरीके से उस लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए अपनी वर्क लाइफ में, वर्क लाइफ भी और अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है। आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है इस चीज़ को मैनेज करना, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, बट स्टिल वी नीड टू मैनेज, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्योर्स होंगे। आपकी प्रॉब्लम, आपकी स्ट्रेस जो है वो माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। अगर आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते रहेंगे तो आपका पर्सनल लाइफ पूरा का पूरा हेल हो जाएगा, और अगर आप पर्सनल लाइफ को ही बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपके पूरी जो करियर है वो बर्बाद होने के 110% चांसेस हैं। इसके नेगेटिव कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेस ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उसमें स्ट्रेस आपका दोनों तरफ से बढ़ेगा। पुअर परफॉर्मेंस आपकी, कहीं अगर आप एक चीज़ को प्रायोरिटाइज देंगे तो आपकी एक तरफ पुअर परफॉर्मेंस चलती रहेगी। पुअर पर्सनल लाइफ जो, अगर आप काम कोई ज़्यादा काम करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। पुअर मटीरियल, फिजिकल जो, अगर आपकी फिजिकली जो हेल्थ है वो भी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप पूरे टाइम काम करेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे। तो कुछ स्ट्रेटजीज है जो इम्प्रूव करने के लिए हमें दी गई हैं वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एल्डर और चाइल्ड केयर, हमें बड़ों की भी और बच्चों की भी केयर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इससे हमारे मेंटेन जो हमारा पीस है, मेंटल पीस, वो भी मेंटेन रहेगा। और कुछ चीज़ें जो है वो हमें फैमिली पर छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि सारा का सारा बर्डन हमारे माइंड पर ना हो। जो मेन चीज़ें हैं वो हमें अचीव करनी चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें हमें, छोटी मोटी चीज़ें हमें फैमिली पर छोड़ देनी चाहिए। ड्यूअल करियर, हर एक लाइफ में, हर एक इंसान में ड्यूअल करियर आपको लेकर चलना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मेंटल पीस हो वो भी आपका जो है वो स्टेबल रहे। आपके जो पार्टनर्स है उनकी जो प्लेस है वर्क की, आपको उसको देना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर सारा प्रेशर ना हो। तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, लेजियर टाइम, इसका मतलब होता है कि हमें टाइम को जो है वो सेव करना चाहिए और उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए, कि हमें फालतू चीज़ों में, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में हमें टाइम वेस्ट ना करके हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है डेलीगेशन, का मतलब होता है काम को सौंपना। तो हमें छोटे मोटे काम औरों को सौंप देने चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। टाइम फॉर सेल्फ, हमें अपने लिए भी टाइम कुछ बचाना चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ में हमें अपने लिए भी कुछ टाइम सेव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टास्क मैनेजमेंट। हमें कोई भी टास्क करने से पहले उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, किस तरीके से हम विदाउट स्ट्रेस उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सी आवर्स। हम इसे अभी आगे भी पढ़ेंगे इसका पूरा प्रोसेस, कि फ्लेक्सी आवर्स वो होते हैं कि हमें अपना वर्किंग टाइम जो है वो खुद, आवर्स जो है वो हमें खुद चूज़ करने चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हों। वर्क फ्रॉम होम, वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल लोग बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं कि जिन पे उनके पास मेंटल प्रेशर ना हो, कलीग्स का प्रेशर ना हो, बॉस का प्रेशर ना हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपका वर्क लाइफ को बैलेंस करने का। तो इसके एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए क्या क्या हो सकते हैं, कि यहाँ पे हमें, आपको स्ट्रेस कम होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मेंटल प्रेशर हो सकता है, जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है कि आप वर्क लाइफ अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं जो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब हम मूव करते हैं अपने एक शानदार टॉपिक की तरफ, दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वो पीपल होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं जो खुद रेगुलर एम्प्लॉयड नहीं होते कहीं पर भी। जैसे हायर्ड लोग, आपने सुना होगा, कोई भी डॉक्टर है, आप उसको एक बार कॉल करते हैं कि कोई भी मेंटल केस है तो यहाँ पर आप आ जाओ, तो वो हायर्ड होते हैं, वो कभी कभी आते हैं, वो कोई भी लीगली बाउंड नहीं होते कि आपको वहाँ पर काम करना है लॉन्ग टर्म के लिए। जब उनका काम है, आपने उन्हें बुलाया, उन्होंने अपना काम किया, आपने उनको उनकी फीस दी, वो चले गए। तो ये से हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट्स की लिबर्टी होती है, यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्कलोड नहीं है, आप किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं हो कि आपको इतने टाइम के लिए जाना है। यहाँ पे आपका टाइम का मैनेजमेंट है, आपकी सेल्फ सफिशिएंसी अच्छी होती है, आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आपको करना है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसे हम फ्रीलांसर्स कहते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, कि यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स होने हैं उनको जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स इन्हें फिल आउट करना पड़ता है। जैसे हम लोग तो इनडायरेक्ट पे आउट करता है, बट दे शुड पे द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लैक ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि इनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है तो इनके अंदर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, इन्हें कोई भी, इनकी कोई पहचान नहीं होती है। अगर आपको काम पे आना है आओ, जब आपको बुलाया जाएगा, दैट इज़ इट। कोई भी रेगुलर वर्क नहीं होता है, और कैश फ्लो जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपको जब आपका काम आया तब आपको बुलाया नहीं आया तो आप पूरे पूरे महीने खाली बैठे हो, तो इससे आपको कैश की भी प्रॉब्लम्स होती है। रेगुलर कोई वर्क नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है इस केस के अंदर। तो कुछ इस तरीके से फ्रीलांसिंग काम करता है। अब आता है कि इंटरनेट और फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग है वो इंटरनेट की वजह से ही गो थ्रू, इनके बीच में एक रिलेशन है, कि जैसे कि अवेलेबल मार्केट्स में आपने देखा है आज के टाइम में फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा है।
आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी कई बार क्या होता होगा कि कोई आता है, आपको लेक्चर देता है और वो पैसे उसको मिलते हैं, उसके बाद वो चला जाता है। तो इसे हम फ्रीलांसर्स ही बोलते हैं। इनका जब काम होता है, इन्हें बुलाया जाता है, उसके बाद इनको पैसे दे के इनका काम ख़त्म वहाँ पे। तो इट इज़ लाइक फ्रीलांसिंग वर्क्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द वर्क फ्रॉम होम एंड फ्रीलांसर। आप इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे। फ्रीलांसर्स मैंने आपको पढ़ा दिया। वर्क फ्रॉम होम ये इससे डिफरेंस इससे होता है, वर्क फ्रॉम होम का जो डेली काम होता है, इनकी स्टेबिलिटी होती है, किसी भी कंपनी से काम जो है वो उनका होता है। पर फ्रीलांसर्स कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, जब इन्हें बुलाया जाता है या किसी भी टाइम कहीं पर भी जाते हैं। बट वर्क फ्रॉम होम इनकी फिक्स सैलरी होती है, इनका प्रॉपर वर्क, इन्हें प्रॉपर काम दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फ्रीलांसर्स एंड वर्क फ्रॉम होम। आप इसे एक बार खुद रीड आउट करना। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सी टाइम। मैंने जैसा अभी आपको ऊपर बताया था कि फ्लेक्सी टाइम वो टाइम होता है जहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो खुद अपने टाइम को चूज़ करता है कि मैं कितने से कितने बजे तक काम करने के सूटेबल हूँ, तो वो कंपनी में उतने से उतने बजे तक काम करने की अनुमति चाहते हैं। तो सबसे पहले कुछ टाइम्स यहाँ पे फ्लेक्सी टाइम हम कुछ इस तरीके से सूटेबल करते हैं। जैसे अराइवल टाइम है 4 से 7 बजे, सुबह 4 से 7 तक होना चाहिए। फिर अराइवल टाइम बिटवीन 7 से 10 के बीच में आपको आना ही है। कोर टाइम है जो नॉर्मल काम का टाइम होता है 10 से 12:30। लंच टाइम होता है, उसके बाद फिर कोर जो आप काम करते हैं नेक्स्ट। फिर लीव टाइम होता है। तो ये कुछ टाइम जो है जो वो बिटवीन द बनाते हैं, इसी को हम फ्लेक्सी टाइम कहते हैं। जैसे कि आपको इतने से इतने बजे तक आना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है 12:30 पे आपको अंदर पहुंचना, नहीं, आप 10 से 12:30 के बीच में कभी भी आ सकते हो। तो इसको ही हम फ्लेक्सी टाइम बोलते हैं। टाइम की ड्यूरेशंस होती है, उन्हीं के बीच में हमें वहाँ पर रीच आउट होना होता है। तो इसके अंदर बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, आप आते हैं ग्रीटिंग्स कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रेस नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, मोटिवेशन मिलती रहती है उन्हें। आप काम करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा आपके पास स्ट्रेस नहीं होता है। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन होता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में पूरा का पूरा आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कर पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन मैंने आपको बताया ऐसे होती है। ईजियर है, ईजी कंप्यूट है, ईजिली आप इसको कंपनी में इनिशिएट कर लेते हो। तो कुछ इस तरीके से फ्लेक्सी टाइम के जो बेनिफिट्स हैं वो चलते हैं। ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि क्या होता है कि 10 से 12:30 आप कोई भी काम 11 बजे करना है, तो वहाँ पे 12:30 तक रीच आउट है, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। ओवरबर्डनिंग भी कई बार क्या होती है कि एक ही इंसान पर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है जो कंपनी में एग्जिस्टिंग काम कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन में कई बार ये आउटपुट्स जो है वो इश्यूज़ हो जाता है। कोऑर्डिनेशन में भी कोई जल्दी आ गया, किसी ने काम ज़्यादा कर लिया, तो लाइक दिस ये कई बार हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से फ्लेक्सी टाइम जो है वो कंपनी में इनिशिएट करा जाता है। तो अब हम आते हैं वर्क फ्रॉम होम। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था फ्रीलांसर में और वर्क फ्रॉम होम में क्या डिफरेंस है। तो वर्क फ्रॉम होम जो होता है वो आप घर से काम कर रहे होते हैं। टेक्निकली इसको हम कंप्यूटर से करते हैं। जैसे कोरोना में तो आपने बहुत देखा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो भी वर्क फ्रॉम होम करती थी परस्यू, जिससे कि जो टाइम भी है वो भी बचता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, यहाँ पे जो सामने वाला है उसको खुद ही वर्क मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेट होना होता है काम के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी इजी हो जाती है। आप कंप्यूटर से ही लोगों से बात कर लेते हो, कोई भी क्योस जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कोई भी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, नए तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो ये जो है वो सबसे बेस्ट आइडिया होता है। यहाँ पर आपका टाइम भी जो है वो सेव हो जाता है। डिसिप्लिन होता है, कमिटमेंट्स जो है वो पक्की होती है कि हाँ आपने इतने बजे बोला है। हम इससे टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड कर सकते हैं। टाइम जो है वो मैनेजमेंट अच्छा होता है। यहाँ पे टाइम को हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर हम कंपनी में एग्जिस्टिंग काम करते हैं तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, फालतू के क्योज होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपको वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एडवांटेज देखते हैं इसके। यहाँ पे है कि लार्जर टैलेंट पूल, यहाँ पे बहुत सारे हम चीज़ें सीखने को मिलती हैं बाय द कंप्यूटर, बाय द वर्क फ्रॉम होम। सबसे अच्छी चीज़ तो ये हमारी वर्क लाइफ को बैलेंस करता है, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हार्म नहीं होने देता। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग भी होता है। आपका आना जाने का रिक्शा, आपकी मेहनत फालतू की वो भी बचाता है, तो कॉस्ट भी इसमें अच्छी कम होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि टाइम भी बचता है इससे और एनर्जी भी आपकी कम सेव होती है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी की इंसेंटिव, जो ऑटोनॉमी यानी कि आपके ऊपर कोई फालतू का राज नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई फालतू में ऑटोनॉमी आपके ऊपर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये भी एडवांटेज है वर्क फ्रॉम होम में, जिससे कि आपको फ़ायदे बहुत होते हैं यहाँ पे। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पे। जैसे कि
नहीं, कोई भी मॉनिटरिंग आपके ऊपर, काम के ऊपर आपकी कोई डायरेक्टिंग नहीं कर पाता है, आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो बर्डन, एम्प्लॉय पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉस जो है वो आपके काम को ओवरव्यू नहीं कर पा रहा है, तो फिर उन्हें नहीं पता कि आप कितना टाइम दे रहे हो काम को। बट रियल एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि वो आपको काम को देख रहे हो, तो उन्हें पता है कि हाँ इतना टाइम लगता है एग्जिस्टिंग काम में। तो कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपके पास होती हैं, पास कोई फीडबैक कोई नहीं प्रोवाइड करता है, जिससे आप मोटिवेट जो है वो मोटिवेशन जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन में काम करते हो। लर्निंग आप लोगों से, आपको पता है आप लोगों से ज़्यादा सीखते हो, तो यहाँ पर लैक ऑफ लर्निंग होती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हो। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट्स थे वर्क फ्रॉम होम के। अब हम आते हैं को शेयरिंग और को वर्किंग पे। को वर्किंग और को शेयरिंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज से, अलग अलग सिटीज़ से लोग एक कॉमन प्लेस पर काम करते हैं। इट इज़ कॉल्ड को शेयरिंग। जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे से कितने सारे जो बच्चे हैं वो कितने कितने स्कूल से आते हैं, कितने कितने अलग अलग कॉलेजेस से पहले वो पढ़ के आए हुए होते हैं, तो एक कॉमन प्लेस पर आके वहाँ पर पढ़ते हैं। तो इट इज़ लाइक को वर्किंग और को शेयरिंग, जहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी होती है, एक ही स्पेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों के साथ। ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, और हम एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं, जिससे हमारी मोटिवेशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है कि हाँ हम इतने लोगों के बीच में इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोलेब्रेशन जो है वो अच्छी होती है कि हमारी कंपनी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम अपनी कंपनी को एक अच्छे जगह स्पेस दे पाते हैं 10 कंपनीज़ के बीच में। क्रिएटिविटी हो पाती है, हमारी इनोवेशंस जो है वो अच्छी होती है, कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मिलकर काम करती हैं, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट जो है वो इक्वल डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है सोशल सर्कल हमारा बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन, सोशली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लोगों के साथ। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सीक्रेसी जो है, सीक्रेट जो है वो छुपते नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग परसेप्शन से तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है कभी कभी वो हार्म हो जाता है। सीक्रेसी जो है बहुत जल्दी जल्दी ओपन हो जाती है। कस्टमर सपोर्ट जो है यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कंपनीज होती हैं, तो अलग अलग कंपनीज जो है वो हमारी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो ले लेती हैं। कई बार ऐसा होता है जिसमें कि हम डिसहार्म हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, बहुत अलग अलग परसेप्शन के लोग यहाँ पर होते हैं। तो कुछ ये को शेयरिंग, को वर्किंग के कुछ ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स थे जो मैंने आपके यहाँ पे बताए हैं। अच्छा टॉपिक है, आप एक बार इसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, जिससे कि एग्ज़ाम में क्या होता है दो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज के दो पॉइंट, तीन पॉइंट याद कर लेना, इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बट स्टिल आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से करना। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीचे अभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप सारे क्वेश्चंस करा करो एक बार, उसके बाद आप सारे आंसर्स मैच किया करो। देन ये आपके पास कुछ ग्लॉसरीज हैं, जितने भी वर्ड्स, जितने भी टर्म्स आई हैं पूरे चैप्टर में, तो हम इसको यहाँ पर एक बार गो थ्रू करते हैं। इसको आप ज़रूर पढ़ा करो एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स ये दे रखे होते हैं बॉक्स में, पहले आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा करो, उसके बाद आप इनके आंसर्स जो है वो चेक किया करो। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको आप ज़रूर कर लेना भाई, इसके अलावा एग्जाम में कुछ आने नहीं वाला, इस चीज़ की तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन खुद DU सोल ने बनाए हैं। तो ये DU सोल है, DU के बच्चे, DU सोल के बच्चे, हर एक बच्चे, चाहे आप BCom में हो, BCom ऑनर्स में हो, आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर कर लिया करो एक बार। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, तो आप पूरी वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो आप इस वीडियोस को अच्छे से करो। चैप्टर नंबर ये 10 और 11 मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया है। लास्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 इंडियन एथोस एंड मैनेजमेंट। तो आपका पूरे की पूरी बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हू हैव वांट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, and thank you for watching the video everyone.